हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी पार्ट फर्स्ट आपके पास आ चुकी होगी और अब बात करते हैं पार्ट सेकंड के लिए। पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। अब पार्ट सेकंड हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है कि भाई 1950 से 1990 इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या हाल थे और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके हमने क्या क्या नई पॉलिसीज, नई नीतियां बनाई थी। ये रहा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको मैं साफ कर दूं, यहां पे बात होने वाली है एग्रीकल्चर सेक्टर 1950 टू 1990 कि 1990 50 से 1990 तक भारतीय कृषि की स्थिति कैसी थी। देखो बच्चा, सबसे पहली बात, कृषि क्षेत्र में कार्यबल का सबसे बड़ा हिस्सा था, मतलब बहुत बड़ी भीड़ कहां पे लगी थी? इंडियन एग्रीकल्चर में। और इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना से ही कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने देख लिया, योजनाकर्ताओं ने देख लिया कि बहुत बड़ी जनसंख्या कहां लगी हुई है? कृषि में। और इसलिए हमने पहले 5 ईयर प्लान से लगातार कृषि को लेकर नीतियां बनानी शुरू कर दी। क्या क्या नीतियां बनाई गई कृषि को लेके? तो देखो बच्चे, कृषि को लेके मुख्यतः 2 काम किए गए। एक किया गया आपका भूमिगत सुधार, लैंड रिफॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा किया गया हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे। पहले बात करते हैं किसकी? पहले बात करते हैं भूमिगत सुधार। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लैंड रिफॉर्म क्या है, भूमिगत सुधार क्या है। बहुत सीधी सी चीज है। देखो, अंग्रेजी सरकार ने सारे जमीन का अधिकार किसानों से छीन के किसको दे दिया? जमींदार को। और अब हम भूमिगत सुधार करते हुए बिल्कुल इसका उल्टा करने वाले हैं। हम सारी जमीन जो जमींदारों के पास है वो जमींदारों से छीन के किसको देने वाले हैं? किसानों को देने वाले हैं। बस इसी हरकत को क्या बोला गया बच्चों? भूमिगत सुधार। देखो क्या है, क्या लिखा है? यह मुख्य रूप से भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वामित्व को बदलना है। स्वामित्व किसके पास है अभी जमीन का? जमींदारों के पास। और उससे लेके किसको देना है? किसानों को। कृषि में समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भूमिगत सुधार किया गया। याद रखो, 1 मार्कर क्वेश्चन है कि भूमिगत सुधार के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था। तो याद रखो कि समानता। भारतीय कृषि में बहुत बड़े लेवल पे असमानता थी और भारतीय कृषि में समानता को बढ़ावा देने के लिए, इंग्लिश इक्विटी को बढ़ाने के लिए हमने कौन सा सुधार किया? भूमिगत सुधार किया। अब आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि भूमिगत सुधार के अंदर हमने क्या क्या काम किए। देखो जी, भूमिगत सुधार में हमने सबसे पहला काम क्या किया? ध्यान देना। सबसे पहला काम हमने क्या किया? बिचौलियों का उन्मूलन। ये बिचौलिए किसको कह रहे हो सर? भाई ये देखो, ये है जमीन, ठीक है, ये है किसान, और जमीन पे सिर्फ किसका अधिकार होना चाहिए? किसान का। लेकिन बीच में था कौन? बीच में था जमींदार। और इसको ही हटाना क्या कहलाया? बिचौलियों का उन्मूलन। भारत सरकार ने बिचौलियों को समाप्त करने और किसानों को भूमि का मालिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। ठीक है, काश्तकार को दिए गए स्वामित्व अधिकार ने उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और इससे कृषि विकास में योगदान मिला। सुन गए क्या कह रहे? कह रहे सरकार ने कई सारी कोशिशें की कि भाई बिचौलियों को हटा दिया जाए। क्या फायदा होगा इससे? फायदा इससे यह होगा कि जब किसान का सीधा अधिकार जमीन पे होगा तो अब किसान को पता है, कि मुझे किसी को लगान नहीं देना, अब सारी इनकम मेरी है, तो वो और मेहनत से जो है कृषि के लिए काम करेगा। तो ये हमने पहला काम किया भूमिगत सुधार में। उसके बाद भूमिगत सुधार में हमने जो दूसरा काम किया वो भूमि की सीमा का निर्धारण कर दिया। लैंड सीलिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में, भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। ये क्या होता है? ध्यान देना। भूमि की उच्चतम सीमा, सरकार ने कहा कि हम लैंड की एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं, इतने बड़े जमीन के टुकड़े से ज्यादा बड़ा किसी के पास जमीन नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो सरकार उससे वो जमीन छीनेगी और छीन के दे देगी किसको? गरीब किसानों को। देखो क्या लिखा है, इसका तात्पर्य भूमि की एक निश्चित सीमा तय करने से है जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व हो सकता है। ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देना कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीमा से आगे किसी व्यक्ति
व्यक्ति विशेष की सभी भूमि सरकार द्वारा ले ली जाएगी। अगर किसी के पास सीमा से ज्यादा भूमि हुई, जितना सरकार ने बताया, अगर उससे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो सरकार ले लेगी और फिर क्या करेगी सरकार, जो भूमिहीन और छोटे किसान हैं सरकार ये भूमि उनको दे देगी। ठीक है, तो दूसरा सुधार भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तो ये दो सुधार किसके अंदर किए गए, लैंड रिफॉर्म के अंदर, भूमिगत सुधार के अंदर। चलो आगे देखो क्या है, एक और काम किया गया, भूमि की चकबंदी कर दी गई। चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो किसान है उसके जमीन के टुकड़े जो दूर दूर थे, जो दूर दूर जमीन के टुकड़े थे, वो जमीन के टुकड़े किसान को एक जगह, मतलब सपोज करो कोई किसान है, उसका जमीन का टुकड़ा एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो उसे बड़ी दिक्कत होती है खेती करने में। तो सरकार ने क्या किया, उसका दोनों जमीन का टुकड़ा माप के एक ही जगह दे दिया, ये ले भैया इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड तू एक ही जगह ले ले, ताकि तुझे कृषि करने में कोई दिक्कत ना हो। इस बात को बोला गया भूमि की चकबंदी। स्क्रीनशॉट कर लो, आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई सुनो, हालांकि लक्ष्य पूरी तरह पूरा नहीं हुआ। याद रखो, अगर कोई पूछे कि क्या सरकार द्वारा किए गए भूमिगत सुधार सफल रहे, तो बताना कि नहीं। देखो दो राज्यों के नाम ले रहा हूं, वेस्ट बंगाल, आपका एक तो वेस्ट बंगाल है, दूसरा केरल है। सिर्फ दो राज्यों के नाम याद रखना कि सरकार ने जो भूमिगत सुधार किया वो बस दो राज्य, वेस्ट बंगाल और केरल, दो ही जगह पे सफल रहा। वरना सरकार द्वारा किए गए भूमिगत सुधार तीन काम किए ना, एक भूमि की उच्चतम सीमा, दूसरा बिचौलियों को हटाने का काम, तीसरा भूमि की चकबंदी, ये सफल नहीं रहा। देखो क्या है, बिचौलियों के उन्मूलन में क्या समस्या आई, देखना ध्यान से समझना क्या क्या समस्या आई। पहला, कुछ क्षेत्रों में पूर्व जमींदारों ने कानून में कुछ खामियों का उपयोग करके भूमि के बड़े क्षेत्र का स्वामित्व अपने पास ही रहने दिया। सुना आपने, भूमिगत सुधार के अंदर जो पहला था, अबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, बिचौलियों का उन्मूलन, वो सफल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सफल, क्योंकि कई सारे जमींदारों ने क्या किया, जमीन पे अपना अधिकार बनाए रखा। दूसरा, कुछ मामलों में किराएदार को बेदखल कर दिया गया और जमींदारों ने स्वयं कृषक होने का दावा कर दिया। एक पहला क्या कह रहे हैं कि कुछ मामलों में क्या किया, किसान जमींदारों ने जमीन की जो कमियां हैं, जो कानून की कमियां हैं, उसका फायदा उठाया और जमीन अपने पास ही रहने दी। दूसरा, बहुत सारे केस में किसानों ने, जमींदारों ने ये प्रूव कर दिया कि हम जमींदार नहीं हैं, हम किसान हैं, हम इस जमीन पर खेती करते हैं, और ये कह के जमीन अपने पास रहने दी। तीसरा देखो क्या है, भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने के बाद भी सबसे गरीब कृषि मजदूर को भूमि सुधार से लाभ नहीं मिला। जो गरीब किसान है उसको जमीन तो सरकार ने दिलवा दी मान लो, ठीक है, लेकिन अब उस जमीन पर खेती करने के लिए उसके पास पैसे की कमी थी और जमीन मिलने के बाद भी वो जमीन का फायदा, वो जमीन का लाभ नहीं उठा पाया। तो ये तीन कारण याद रखना जो बताते हैं कि जो इंटरमीडिएटरीज हटाने की बात हुई, जो बिचौलियों को हटाने की बात हुई, वो भारत में सफल नहीं हो पाया। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भारत में भूमि सुधार से संबंधित ये तीन बड़ी कमियां रही। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या आपके पास भूमिगत सुधार जो किया गया, याद है ना, चकबंदी जो सॉरी वो किया गया, क्या कहते हैं, भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण, उसमें भी कमी रही। याद है ना, हमने लैंड सीलिंग कर दी थी कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, तो उसमें भी एक कमी रही, वो भी सफल नहीं हो पाया। उसमें क्या कमी रही सुनो, भूमि हदबंदी, मतलब वही भूमि की उच्चतम सीमा, कानून का बड़े जमींदारों द्वारा चुनौती दे दी गई। जो बड़े जमींदार थे, सरकार जब वो नियम लेके आई कि भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारित कर देते हैं, इससे ज्यादा भूमि किसी के पास नहीं होगी, तो क्या किया जमींदारों ने, उस नियम को क्या कर दिया, कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ठीक है, और जब चैलेंज किया तो जो विलंब का उपयोग, मतलब विलंब का उपयोग उन्होंने भूमि को अपने निकटतम संबंधियों के नाम पर पंजीकृत कराने में किया, जिससे वो कानून से बच गए। मेरी बात समझ गए आप क्या कह रहे हो, क्या कह रहा हूं मैं भाई, सरकार एक कानून लाई, कानून ये कि इतनी भूमि से ज्यादा किसी के पास भूमि नहीं होनी चाहिए, लैंड नहीं होनी चाहिए, सीमा से ज्यादा अगर हुई तो हम छीन लेंगे। ठीक है, उच्चतम भूमि का निर्धारण कर दिया गया। बड़े जमींदारों ने कोर्ट में जाके इस नियम को क्या कर दिया, चैलेंज, मतलब केस डाल दिया। अब क्या हुआ, जब केस डाला तो डिले हुआ, देरी हुई कानून को लागू होने में,
और उस डिले पीरियड में विलंब, जितना विलंब हुआ, जितनी देरी हुई, उस देरी पीरियड में इन लोगों ने क्या किया, अपनी जमीनें अपने रिश्तेदारों के नाम पे ट्रांसफर कर दी और बच गए। ये किससे किससे बच गए? ये बच गए भूमिगत सुधार में जो सरकार ने भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया था, उस नीति से ये लोग बच गए। तो ये आपके पास सबसे पहला सुधार था जिसका नाम था भूमिगत सुधार, लैंड रिफॉर्म, जिसके अंदर 3 काम किए गए। एक, भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण किया गया, दूसरा चकबंदी किया गया, तीसरा क्या किया गया था, बिचौलियों का उन्मूलन। अब देखो जरा, कृषि को लेके सरकार का दूसरा सुधार क्या है? सरकार ने एग्रीकल्चर में दूसरा क्या काम किया? सरकार क्या लेके आ गई बच्चों? हरित क्रांति। यहाँ पे डेट याद रखो, 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन पेपर आ गया था। और पहली बार हरित क्रांति में सबसे मेन होता है HYV सीड। तो भारत ने पहली बार HYV सीड 1966 में खरीफ के सीजन में यूज किया था। क्या है ये हरित क्रांति? देखो, पहले कृषि संबंधित सुधार है ये। हरित क्रांति से तात्पर्य उच्च उपज देने वाली किस्म की बीजें, मतलब HYV की बीजों के उपयोग के कारण खाद्यान्न उत्पादन में हुई बड़ी वृद्धि से है। सुन लिया क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन? अगर आप HYV सीड का उपयोग करते हो और उपयोग करने से आपका जो उत्पादन है, कृषि का उत्पादन, वो बढ़ जाता है, तो उसे हरित क्रांति कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य था कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। देखो, भूमिगत सुधार के पीछे हमारा उद्देश्य था समानता, इक्विटी, और यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है? यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या है? तो हरित क्रांति के पीछे हमारा उद्देश्य है उत्पादकता को बढ़ाना। जरा देखो आगे, जो हरित क्रांति है इसे इसलिए लागू किया गया क्योंकि, मैंने पहले बता दिया, देखो क्यों किया गया। कृषि क्षेत्र में कार्यबल का एक सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 70 से 75% लगा हुआ था। पुरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग और आवश्यक बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी और भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। सुन गए मेरी बात? कि भाई क्या है, हमारे पास पुरानी तकनीक थी, हमारे पास HYV सीड नहीं था, नतीजा हमारी उत्पादकता 1 हेक्टेयर खेत पे जो हम खेती करते थे वो बहुत कम होती थी, और हमें किससे? तो अमेरिका जैसे देशों से, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें क्या करना पड़ता था? आयात करना पड़ता था। और इसी समस्या को देखते हुए भारत ने क्या किया? भारत ने हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया। चलो और आगे चलते हैं। हरित क्रांति के लाभ, बच्चों मैं आपको बता दूं, पेपर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हरित क्रांति के क्या क्या फायदे रहे। 3 फायदे। पहला, विपणन योग्य अधिशेष प्राप्त करना। ये क्या होता है? विपणन अधिशेष किसे कहते हैं? देखो, पहले भारतीय किसान एक ऐसी खेती करता था जिसमें सिर्फ उसका परिवार चल पाए, जिसे आप जीवन निर्वाह कृषि कहते थे, ठीक है। और अब HYV सीड के आने की वजह से, ठीक है, क्या हुआ? भारतीय किसान सरप्लस फार्मिंग करने लगा। सरप्लस, विक्रय अधिशेष, मतलब भारतीय किसान इतनी खेती करने लगा कि खेती के बाद परिवार के उपयोग के लिए उसने अनाज निकाल लिया और अभी भी उसके पास अनाज क्या बच गया है? सरप्लस बच गया, अतिरेक बच गया। तो इस हरकत को क्या बोलते हैं? विपणन योग्य अधिशेष की प्राप्ति। तो HYV सीड की वजह से, हरित क्रांति की वजह से भारतीय किसान अब अत्यधिक खेती करने लगे। देखो क्या है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप विपणन योग्य अधिशेष प्राप्त हुआ। विपणन योग्य अधिशेष से तात्पर्य कृषि उपज के उस भाग से है जिससे किसान अपने उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद बाजार में बेच सकता है। मतलब अपने लिए निकाल भी लिया, इतनी खेती हुई कि अपने यूज के लिए निकाल लिया थोड़ा, और उसके बाद भी क्या हो गया है? बहुत सारा बच गया है। ये हरित क्रांति का पहला फायदा। दूसरा फायदा हरित क्रांति का कि भारत अब बफर स्टॉक बनाने लगा है। वही भारत जो अमेरिका से आयात करता था, अब उस भारत के पास ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की वजह से क्या है? अब बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक सरकार का एक डिपार्टमेंट है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्यान्न निगम, ये बफर स्टॉक बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब सरकार के पास
फूड का बहुत बड़ा स्टॉक है जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, तो सबको पता होना चाहिए कि सरकार बफर स्टॉक इसलिए बनाती है ताकि देश में कीमत में स्थिरता बनी रहे, ताकि देश में बार बार प्राइस में जो है कोई उतार चढ़ाव ना हो, देश में कीमत स्थिर रहे, इसलिए सरकार बफर स्टॉक बनाती है। दो फायदे। तीसरा फायदा ग्रीन रेवोल्यूशन का जरा सुनो। तीसरा फायदा निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ। जो गरीब लोग हैं उनको ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे लाभ पहुंचाया। देखो, पहले खाने पीने की चीजें इंपोर्ट होके आती थी। जब इंपोर्ट होके आएगी चीजें, आयात करोगे आप, गेहूं आयात करोगे, तो भैया सिंपल सी बात है कि जो देश का गरीब तबका है, जो देश के गरीब लोग हैं, उनको अनाज बहुत महंगा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, या तो महंगा या तो नहीं। ठीक है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। अब हम हरित क्रांति कर रहे थे, अब हमने अनाज की खेती को इतना बढ़ा दिया हमने अनाज की खेती को कि अब हमारे देश में खुद अनाज की पूर्ति बढ़ गई। नतीजा सबको पता है, जब सप्लाई बढ़ती है, पूर्ति बढ़ती है, तो चीजों की कीमत क्या हो जाती है, कम। तो नतीजा क्या हुआ कि देश में अनाज के रेट सस्ते होने शुरू हो गए और गरीब लोगों को आसानी से अनाज मिलना शुरू हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको एक बात बताता हूं मैं। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जब सरकार ने हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के फायदों के साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। वो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था में असमानता बढ़ने लगी। हरित क्रांति ने भारत में असमानता को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? देखो, हरित क्रांति में आपको मतलब किसान को HYV सीड चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज, बहुत सारा पानी चाहिए सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था चाहिए। तीसरी चीज, रासायनिक खाद 4 से 10 गुना ज्यादा, 4 to 10 टाइम ज्यादा चाहिए। अब सोचो, HYV सीड खरीदना है, 4 से 10 गुना ज्यादा खाद की आवश्यकता है। उसके अलावा आपका क्या है, HYV सीड चाहिए, खाद चाहिए, और उसके अलावा क्या है, सिंचाई की आवश्यकता है। अब इन तीनों चीजों को खरीदने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। तो क्या हुआ, हरित क्रांति का फायदा भारत में सिर्फ वही किसान उठा पाए जो किसान अमीर थे। जो किसान गरीब थे वो हरित क्रांति का फायदा नहीं उठा पाए। कहने का मतलब कि हरित क्रांति ने देश में बड़े लेवल पे असमानता को बढ़ा दिया। तो जब सरकार को ये दिखा कि यार बहुत तेजी से असमानता बढ़ रही है हरित क्रांति की वजह से, तो सरकार एक कंसेप्ट लेके आई जिसको सब्सिडी बोलते हैं। सब्सिडी, ठीक है, कृषि सब्सिडी मतलब कृषि से संबंधित आर्थिक सहायता। सरकार ने ये प्लान बनाया कि जितने गरीब किसान हैं उन सबको हम HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब जो भी इनपुट है कृषि करने के लिए, वो हम सस्ते रेट पर देंगे। सरकार ने ये पॉलिसी बनाई कि हम चाहते हैं कि सारे किसान HYV सीड अडॉप्ट करें, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सबको मिले, गरीब किसानों को भी हरित क्रांति का फायदा मिले। और इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने प्लान बनाया कि हम क्या करेंगे, हम सब्सिडी देंगे किसानों को। तो एक टर्म याद रखो कि कृषि आर्थिक सहायता क्या है, जब सरकार गरीब किसानों को सस्ते दर पे कृषि से संबंधित जो इनपुट है, जो आगत है, वो उपलब्ध करवाती है, तो इसे एग्रीकल्चर सब्सिडी बोलते हैं। और बेटा वर्तमान वर्ष में अभी एग्रीकल्चर सब्सिडी एक डिबेट का टॉपिक बन गया है। मतलब अभी चर्चा का विषय ये बन गया है अभी प्रेजेंट में कि क्या एग्रीकल्चर सब्सिडी रहना चाहिए या सब्सिडी को अब हटा देना चाहिए। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन कब की बात है बच्चे, बोलो, 1965 की बात है हरित क्रांति, और अब क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो क्या हरित क्रांति को अभी भी रहने देना चाहिए या हटा देना चाहिए, ये एक चर्चा का विषय है और आपके पेपर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो कुछ अर्थशास्त्री जो एग्रीकल्चर सब्सिडी के पक्ष में है, जो फेवर में है, वो क्या कहते हैं सुनो। जो ये कह रहे हैं कि सब्सिडी अभी भी रहनी चाहिए, जो हम कृषि पे सब्सिडी देते हैं उसे नहीं हटाना चाहिए, वो लोग क्या कहते हैं सुनो जरा। पहला, भारत में खेती आज भी एक जोखिम भरा व्यवसाय है, सही है ना, जोखिम है अभी भी भारत में खेती करने में, क्योंकि अभी भी भारत में खेती किस पे निर्भर है,
इस पे निर्भर है, रेनफॉल पे, वर्षा पर निर्भर है अभी भी भारत में कृषि। और इसलिए इसमें जो लोग लगे हैं वो एक जोखिम भरा काम कर रहे हैं, और अगर कोई जोखिम भरा काम करता है तो उसको तो सहायता चाहिए ना, सब्सिडी चाहिए, ये कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। दूसरा, अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं, भारत में ज्यादातर किसान क्या है, गरीब है। पहली बात तो कि क्या है, ये जोखिम भरा काम है। दूसरा, ज्यादातर किसान भारत में क्या है, गरीब है। और तीसरा, अगर सब्सिडी समाप्त कर दी तो क्या होगा, आय की असमानता बढ़ जाएगी, देश में फिर से असमानता बढ़ जाएगी, अमीर किसान और अमीर होने लगेगा और गरीब किसान और गरीब होने लगेगा। तो जो अर्थशास्त्री सब्सिडी के फेवर में है वो अपनी ये तीन बातें रखता है। एक, सब्सिडी एक जोखिम भरा व्यवसाय है, सॉरी, कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है, इसलिए किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। दूसरा, ज्यादातर लोग जो कृषि में लगे हैं वो गरीब है, इसलिए सब्सिडी मिलनी चाहिए। और तीसरा, अगर आपने सब्सिडी हटा दी तो देश में आय की असमानता क्या होगी, फिर से बढ़ जाएगी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, जो लोग सब्सिडी के खिलाफ हैं वो क्या कहते हैं, जो सब्सिडी के विपक्ष में है, जो कहते हैं हटा दो सब्सिडी को, वो क्या कहते हैं, जरा सुनना। देखो, कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सब्सिडी जारी रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इससे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता है, ठीक है, तथा यह सरकार के ऊपर एक वित्तीय भार है। जो लोग कहते हैं हटा दो, वो कहते हैं यार हमने सब्सिडी गरीब किसानों के लिए चलाया था, लेकिन सब्सिडी का फायदा, जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है वो गरीब किसानों के लिए चलाया था, लेकिन उसका फायदा जो है, जो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है, जो खाद बनाने वाली कंपनी है, वो इसका फायदा ले जाती है, तो इसलिए आप इसको हटा दो। एक बात। दूसरी बात, सब्सिडी मतलब फ्री में किसी को कुछ देना, तो ये सरकार के ऊपर एक वित्तीय भार है, सरकार के ऊपर एक बर्डन है ये, और इसलिए सब्सिडी को क्या करो, हटा दो। सुन गए। जो विपक्ष में है वो क्या कहते हैं कि सब्सिडी को क्यों हटा दो, तो दो उसके पीछे अपने तर्क रखते हैं। एक तो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा, और दूसरा सरकार के ऊपर ये क्या बनता जा रहा है, वित्तीय भार बनता जा रहा है। बताओ ठीक हो बच्चों। चलो आखिरी बात पे चलते हैं, कृषि विकास का आलोचनात्मक मूल्यांकन, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए जो आपने रिफॉर्म किया उसमें क्या आलोचना है, क्या वैल्यूएशन है, एक दो अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी। पहला सुनना, भूमिगत सुधार जो हमने लैंड रिफॉर्म किया और हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन किया, उन दोनों से क्या अच्छा हुआ, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली। हम क्या कर रहे हैं, जो हमने एग्रीकल्चर को लेकर रिफॉर्म किया, सुधार किया, उससे क्या अच्छा रहा क्या बुरा रहा वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भूमिगत सुधार से क्या हुआ, क्या हुआ भूमिगत सुधार से और ग्रीन रेवोल्यूशन से, कृषि की उत्पादकता बढ़ गई, प्रति हेक्टेयर जो हम कम खेती करते थे वो बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात, हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, ये भी एक अच्छी बात। पहली बात उत्पादकता बढ़ गई, दूसरी बात भारत क्या हो गया, आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के उत्पादन में, खाने पीने वाली चीजों के उत्पादन में। अगली बात सुनना, अगली बात क्या है, भूमि सुधार के परिणाम स्वरूप जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। जो जमींदारी प्रथा थी, जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, वो समाप्त हो गया जब सरकार ने भूमिगत सुधार किया। तीन अच्छी बातें। और अब कृषिगत सुधार की, और अब सुनना एक बुरी बात, सुनना, कहता है कृषि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का अनुपात में कमी आई, मतलब धीरे धीरे देश की जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात आपको मैं साफ कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कृषि की उत्पादकता कम हो गई, नहीं। एक्चुअल में क्या है, हमारा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री और सेवा क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रही है। जब उद्योग और सेवा बढ़ेगा, उसका योगदान देश की जीडीपी में बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कृषि का योगदान थोड़ा कम दिखेगा। और अब ध्यान से सुनना, कह रहा है देश की जीडीपी में कृषि का योगदान बढ़ रहा है, लेकिन बहुत बुरी बात, लेकिन कृषि पर निर्भर जनसंख्या में कोई कमी नहीं आई है। ये बहुत दुखद बात है, याद रखो। भारत ने जो भूमिगत सुधार किया, भारत ने जो कृषि को लेकर सुधार किया, उसमें सबसे दुखद बात ये है, मैं आपको बताना चाहता हूं, 1950 में 67% लोग कृषि में लगे हुए थे, और 1990 आते आते ये परसेंट मात्र 64.9% तक जा पाया।
मतलब कि 40 साल में भारत मात्र 2% लोगों को कृषि क्षेत्र से निकाल के अन्य क्षेत्रों की तरफ ले जा पाया। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है, आप याद रखो। अगर कोई कहेगा कि भारत ने जो कृषिगत सुधार किए उसमें सबसे बड़ा फेलियर क्या है, तो 40 साल में भारत बहुत कम जनसंख्या को, बहुत कम लोगों को कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की तरफ लेके जा पाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप कृषि क्षेत्र से लोगों को निकालोगे तो लेके जाओगे कहां? दूसरे दो रास्ते क्या है, उद्योग या सेवा क्षेत्र। और मैं आपको साफ बता दूं, भारत में उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों की स्थिति जो है वो डमाडोल है, बहुत ज्यादा तेजी से विकसित नहीं हो रहा। जिस मोमेंटम में इन दोनों को बढ़ना चाहिए था, भाई 1947 में आजादी मिली, और अब जो है जिस स्पीड में इसे बढ़ना चाहिए था उस स्पीड में ये दोनों बढ़ नहीं पा रहे हैं। बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए नतीजा कि भाई भारत में जो है कृषि में से आप लोगों को हटा नहीं पाए, लोगों के प्रतिशत को ज्यादा कम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपका उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र कृषि में लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों, ये आपका सारा एग्रीकल्चर था। जो आपका अगला टॉपिक है वो है औद्योगिक विकास, जो मैं आपको पार्ट 3 में दूंगा। पार्ट 3 में इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे तकरीबन। औद्योगिक विकास है, विदेशी व्यापार है, और उसके अलावा इसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है इस चैप्टर का। और अभी तक मैं आपको कृषि के बारे में बता चुका, भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी उसके उद्देश्य क्या थे वो बता चुका। मतलब 2 वीडियो आपकी इस चैप्टर की बन चुकी है, 1 वीडियो और बनेगी। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया है। अगर नहीं आया, कुछ भी डाउट रहा किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे बता देना। जब मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो लाऊंगा या वन शॉट लाऊंगा किसी भी टॉपिक पे, या इस चैप्टर का वन शॉट कभी बनाऊंगा, तो फिर उसमें मैं आपको ये पूरा दोबारा से आपका जो भी डाउट होगा उसे समझा दूंगा। ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचाइए। कोई भी समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखिए, और एग्जाम से पहले सिलेबस जरूर पूरा होगा। आप बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहिए। जय श्री राम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।